इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी होती थी कि नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज़ रिपीटेड, ठीक है, कि कोई भी यूनिक डेटा हमारे डेटा सेट में जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उस डेटा की फ्रीक्वेंसी होती थी। सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि शोज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। सही है। इसका क्या मतलब है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं। A company asked their employees how long they took to travel to work one day. The table summarizes the time for 120 employees. ठीक है जी, ये आपके पास आपका ग्रुप डेटा गिवन है। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने क्या करना है कि देखें, डेफिनेशन थी शोज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले तो आपको बतानी है ज़ीरो से कम वाली कितनी वैल्यूज़ हैं। सही है, ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से कम वाली कितनी वैल्यूज़ हैं। तो आप देखें कि हमारे डेटा सेट के अंदर ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से कम कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से बड़े नंबर से। सही है, ये ज़ीरो से बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो वाली तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तभी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़ीरो। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमें ये बताना है कि 20 के इक्वल या उससे कम वाली वैल्यूज़ कितनी है। तो मुझे यहाँ पे अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि वो है 12। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 40 से कम वाली या 40 के बराबर वैल्यूज़ कितनी है। तो देखें, जो 20 से 40 की रेंज में वैल्यूज़ लाई कर रही हैं वो है 28, ये भी 40 से कम है, और जो 0 से 20 वाली रेंज में लाई कर रही है ना वैल्यूज़, ये भी 40 से कम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सही है जी। तो ये जो मैंने निकाली है ना यहाँ पर, ये थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर टी लेस देन इक्वल्स टू 40। सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वो सर्टेन वैल्यू क्या है, 40 के 40 के इक्वल या 40 से कम हमारे डेटा सेट में वैल्यूज कितनी है। तो भाई 0 से 20 वाली भी 40 से कम है, 20 से 40 वाली भी 40 से कम है या 40 के बराबर है। सही है, तो इन दोनों को सम करके मैंने यहाँ पर लिखा 40। अच्छा, फिर इसी तरीके से आगे हमसे कह रहे हैं कि 60 से कम वाली कितनी है। तो 40 से 60 की रेंज में जो वैल्यूज़ हैं, 45 वैल्यूज़ वो तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो 40 से कम वाली हैं वो 60 से कम तो है ही ना, तो वो भी इसमें ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा 84। इसी तरीके से अब 80 से कम वाली बात करते हैं, 80 के बराबर या 80 से कम वाली वैल्यूज़ तो वो कौन सी हैं, ये 22 वैल्यूज़ तो होंगी, लेकिन ये जो 85 वैल्यूज़ हैं जो 60 से कम है, ये भी तो उसमें शामिल होंगी ना, ये भी तो 80 से तो कम तो है ही ना। तो क्या होगा, 22 प्लस 85, 97, बल्कि 107, सॉरी। सही है, और इसी तरीके से 100 से कम वाली वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ये जो 107 वैल्यूज़ हैं ये तो 100 से कम है ही, क्योंकि ये 80 से कम है, तो 100 से तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कम होगा। ये जो 13 वैल्यूज़ हमारे पास 80 से 100 तक की हैं, ये भी 100 से कम है, और ये 107 वाली भी 100 से कम है। तो 107 प्लस 13, 120। सही है जी। तो ये हमने क्या बना लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। सही है, हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और डेटा का टेबल गिवन था, उसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया। तो ये थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि इट शोज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे डेटा सेट में 0 से कम या 0 के बराबर एक भी वैल्यू नहीं है, 20 से कम या 20 के बराबर 12 वैल्यूज़ हैं, 40 से कम या 40 के बराबर 40 वैल्यूज़ हैं, 60 से कम या उसके बराबर 85 वैल्यूज़ हैं, और 80 से कम या उसके बराबर 107 वैल्यूज़ हैं, और इसी तरीके से 100 से कम या उसके बराबर 120 वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हमारी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना 120, ये हमारी बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि आप देखें ना 120 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या है, आखिरी वाली वो है 120। अब ज़रा बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम की। ठीक है, लेकिन जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको अपनी बाउंड्रीज या आपकी जो क्लासेस हैं
क्लास इंटरवल्स हैं वो प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर आप प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल था, मैं इसी फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। सही है, ये मेरा टेबल आ गया। यहाँ से मैं यार इसी को ले, सही, ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया। अब देखिए हमारी जो बाउंड्रीज है ना वो है बेसिकली ये 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? 0, 12, 40, 85, 107, 120। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के ऊपर बाउंड्रीज होंगी और वाई एक्सेस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब जब भी हम किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं? एक्स और वाई। सही है, अब यहाँ पर एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास क्या है? टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है, तो अगर मैं इसी तरह सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 0, 0। सही, कि बाउंड्री भी 0 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे 20 और 12। बाउंड्री आपकी 20 है और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 है। इसी तरीके से 40, 40, 60, 85, 80, 107 और 100, 120। सही है, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब सिंपल काम क्या करना है कि अपने ग्राफ पे जाना है। सही है, और इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है 0, 0। 0, 0 जो है हमारा ओरिजिन होगा। उसके बाद है 20, 12। सही है, तो ये आपके पास 20, ये 10 होगा और ये होगा 12। सही है, तो यहाँ पे प्लॉट होगा। ये आ गया 20, 12। सही है, ये था 0, 0, ये आ गया 20, 12। उसके बाद है 40, 40। सही है, तो 40, 40, 40, 40 तो ये रहा। फिर है 60 और 85। तो 60 और 85 यहाँ पर कहीं होगा, कि ये आपके पास 80 है, ये 90 है, तो इनके दरमियान में 85 होगा और ये 60 पे। ठीक है जी, 60 और 85 भी आ गया। फिर है 80 और 107। 100, ये आपके पास 80 वाली लाइन है, ये 100 है, ये होगा 110 और ये होगा 108। तो 107 जो है वो यहाँ कहीं हो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कहीं हो। सही है जी, 80, 107 और लास्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 100 और 120, यानी कि ये बिल्कुल आखिरी वाला पॉइंट। सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद एक स्मूथ कर्व के साथ ना आपने इन सबको ज्वाइन कर देना। सही है, रफली बनाएंगे। सही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। एक सेकंड, इससे बनाने की कोशिश।
ये एक कर्व बन गया। सही है जी। तो ये आपके पास आपका क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम यहाँ पे बन गया, एक स्मूथ कर्व। अब आगे हमने जिस चीज़ की बात करनी है दैट इज़ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, सबसे पहले ना सबकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मीडियन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मीडियन हमारे पास होती थी मिडिल वैल्यू। सही है, डेटा की बीच वाली वैल्यू। सही है, मीडियन की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो भी मीडियन वैल्यू होगी, आपके डेटा का 50% डेटा उस मीडियन वैल्यू से पहले लाई करेगा और 50% बाद में लाई करेगा। सही है, बिल्कुल बीच में होगी ना। तो 50% डेटा आपका मीडियन से पहले होगा और 50% डेटा आपका मीडियन के बाद होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ हमारे पास होती है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पहले आपका 25% ऑफ द डेटा होता है। सही है, और अपर क्वार्टाइल वो वैल्यू होती है जिससे पहले आपका 75% ऑफ द डेटा होता है और उसके बाद 25% होता है। सही, और लोअर क्वार्टाइल में क्या होता है कि लोअर क्वार्टाइल से पहले 25% ऑफ द डेटा होता है और 75% बाद में होता है। सही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर 100 वैल्यूज हैं। ठीक है, 100 वैल्यूज हैं। तो मेरी जो 25th वैल्यू होगी ना वो मेरी लोअर क्वार्टाइल होगी, जो मेरी 75th पोजीशन के ऊपर वैल्यू होगी वो मेरी अपर क्वार्टाइल होगी, और जो मेरी 50th पोजीशन के ऊपर वैल्यू होगी वो क्या होगा, मेरा मीडियन होगा। सही है, पोजीशन की बात हो रही है कि 25th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारा लोअर क्वार्टाइल है, 75th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारा अपर क्वार्टाइल है, और हमारा जो 50th पोजीशन पे वैल्यू है बीच में बिल्कुल वो क्या है, मीडियन। सही है, इसी तरीके से एक चीज़ होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है बेसिकली आपकी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस होता है कि आप अगर अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये डेटा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100% ऑफ द डेटा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपका मीडियन होगा। सही है, मीडियन और 0 के बीच में 25% लोअर क्वार्टाइल होगा, और इसी तरीके से मीडियन और 100% के बीच में 75% आपका अपर क्वार्टाइल होगा। सही है, तो आपके पास अपर क्वार्टाइल वाली जो वैल्यू है उससे पहले आपका 75% ऑफ द डेटा है, मीडियन से पहले 50% है, बाद में भी 50% है, लोअर क्वार्टाइल से पहले 25% ऑफ द डेटा है और बाद में 75%। सही है, अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम उन फार्मूलों की बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले है मीडियन। ठीक है, जब आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 50% के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास मीडियन की पोजीशन आ जाएगी। सही है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है ना कि भाई वो वैल्यू जिससे पहले आपका 50% ऑफ द डेटा लाई करता है। ठीक है, तो आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपनी मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मेरी जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 120। ठीक है, तो जब मैं अपनी मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 50% के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि 50/100, क्योंकि जब आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 लग जाता है। सही है, तो मेरे पास मीडियन की क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। फिर उस पोजीशन पे जाकर मुझे देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है। ठीक है, जिस तरह हम मीडियन में करते हैं। तो इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल के लिए आपके पास क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल होता है वो वैल्यू जिससे पहले 25% ऑफ द डेटा लाई करता है। सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, हमारे ऊपर वाले सिनेरियो में 120 थी, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 25% के साथ, यानी कि 25/100 के साथ। तो आपके पास लोअर क्वार्टाइल की ना पोजीशन आ जाएगी, लोअर क्वार्टाइल नहीं आएगी, उसकी पोजीशन आ जाएगी। उस पोजीशन पे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल हमारे पास वो वैल्यू होती है जिससे पहले 75% ऑफ द डेटा लाई करता है। तो जब आप अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 75% के साथ, यानी कि 75/100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, अपर क्वार्टाइल की पोजीशन आएगी। अपर क्वार्टाइल नहीं आएगा, उसकी पोजीशन आएगी। उस पोजीशन पे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है।
अच्छा, इसी तरह एक चीज़ होती है परसेंटाइल्स, ठीक है? ये कुछ नहीं है, जिस तरह हमारे पास मीडियन जो है वो 50% होता है, लोअर क्वार्टाइल 25%, अपर क्वार्टाइल 75%, इस तरीके से परसेंटाइल्स में ये होता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, सही है? यानी कि फॉर एग्जांपल आपने निकालना है 20th परसेंटाइल, तो 20th परसेंटाइल का मतलब है कि आपने वो वैल्यू निकालनी है जिससे पहले 20% ऑफ द डेटा लाया करता है, सही है? अगर इसी तरीके से 30th परसेंटाइल निकालना हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू निकालनी है जिससे पहले आपका 30% ऑफ द डेटा लाया करता है। तो इस तरह भी आपको वैल्यूज निकालने को कहा जा सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी करवाएंगे, यानी कि जो भी परसेंटाइल गिवन होगी, जैसे कि 20 गिवन है सिचुएशन में, तो मल्टीप्लाई बाय 20/100 करवाएंगे और आपके पास 20th परसेंटाइल की पोजिशन आ जाएगी। 20th परसेंटाइल नहीं आएगा, उसकी पोजीशन आएगी, उस पर जाकर देखना पड़ेगा कि भाई 20th परसेंटाइल की वैल्यू क्या है, सही है? तो परसेंटाइल्स ये बेसिकली आपके पास। अब यहाँ पर मैंने आखिर में बस एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है, ठीक है? कि क्योंकि हम लोग ग्राफ्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो इसको पढ़ लें एक बार कि आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूलाज टू गेट द कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज फॉर मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल्स, ठीक है? यू मस्ट चेक एक्स एक्सिस टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है? इस बात का मतलब क्या है ये हम समझते हैं अपनी उसी एग्जांपल से जो हमने ऊपर अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये पूरा डायग्राम बनाया है, ठीक है? इसी को मैं नीचे कॉपी करूँगा और इसी से हम समझेंगे अपनी सारी चीज़ें। ये आ गया हमारा। अच्छा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इस ग्राफ से मीडियन अपना। तो हमारा मीडियन क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 50/100, सही है? अब इस सिचुएशन के अंदर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 120। तो मैं क्या करूँगा, 120 को मल्टीप्लाई करा दूंगा बाय 50/100, मेरा आंसर आ जाएगा 60, सही है? अब ये जो मेरे पास 60 आया है ना, ये मेरा मीडियन नहीं है, ठीक है? ये मेरी पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर जाकर मुझे देखना पड़ेगा कि मीडियन क्या है। अब ग्राफ में पोजीशन कैसे देखेंगे? तो भाई मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी y वैल्यू, ठीक है? आपने उस y की कोरिस्पॉन्डिंग x वैल्यू पे जाना है और ये देखना है कि वैल्यू क्या है। तो देखिए 60 जो है उसकी y वैल्यू ये रही, मैं ग्राफ पे जाऊंगा और ग्राफ पे जाने के बाद इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग x वैल्यू है उस पे जाऊंगा। तो ये आपके पास है 50, 42, 44, 46, 48, सही है? तो ये मेरे पास आ रहा है 48 पे। तो मेरा जो मीडियन है ना वो है 48, ये मेरा मीडियन है, ठीक है? तो पोजीशन जो है ना वो ग्राफ में इस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास 60th पोजीशन आई, y एक्सिस पे हमने 60 को मार्क किया और हम अपने ग्राफ पे गए और हमने देखा कि हमारी 60 के कोरिस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, दैट इज 48। तो ये हमारा क्या है, मीडियन, सही है? इसी तरह अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के लिए भी कर लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल 120 मल्टीप्लाई बाय 25/100 होगा, सही है? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 30th पोजीशन, ठीक है? या जो 30 y वैल्यू है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग x वैल्यू आपने देखनी है।
तो देखें ये रहा 20, ये रहा 40, तो 30 कहाँ होगा, 30 होगा ये वाला, ये होगा हमारा 30। तो आप 30 से अपने ग्राफ पे गए, कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू आपने देखी, और वो आपके पास क्या आ रही है, 20, 40, 30 ये रहा, 32, 34, तो वो आ रही है 34। तो आपका जो 34 है ये क्या हो गया, लोअर क्वार्टाइल हो गया। इसी तरह अपर क्वार्टाइल की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 120 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 75/100 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 90, 90th पोजीशन बेसिकली। तो अब आप अपने फिर से ग्राफ पे जाएंगे, 90 को मार्क करेंगे, ये रहा 90, ठीक है। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू के ऊपर जाएंगे, ये है 62। तो 62 आपके पास क्या हो गया, आपका अपर क्वार्टाइल हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो वो होती है अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। यहाँ पे अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज़ को माइनस करना है, ना कि उनकी पोजीशंस को, सही है। तो 62 माइनस 34 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 28। तो 28 आपके पास क्या हो गई, आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सही। इसी तरीके से अब आपको कोई भी परसेंटाइल दिया जा सकता है, तो वो आप निकाल लेंगे, सही है जी। तो ये था बेसिकली इस नोट का मतलब, कि जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास जो पोजीशन आएगी बेसिकली वो होगी मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल या परसेंटाइल्स की कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी, यानी कि उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, बल्कि एक्चुअल वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी। आपको एक्स वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वाई वैल्यू, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो होगा आपका जो है वो मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल या परसेंटाइल, ठीक है। तो एक्स एक्सेस को चेक करना पड़ेगा, आपकी ये चीज़ें एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करेंगी, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास वाई वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो है आपकी वाई वैल्यू, वाई, ये वाई वाली वैल्यू है, और आपको वाई की इस वैल्यू पे जाके देखना पड़ेगा कि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है, वो होगा आपका मीडियन। ये आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज, एक्स एक्सिस, ये भी एक्स वाली वैल्यू, सही है जी। तो एक परसेंटाइल भी निकाल के देख ही लेते हैं, जब सब कुछ निकाल लिया है तो सही है। तो मैं कहता हूँ क्या निकालें भाई, 20th परसेंटाइल ही निकाल लेते हैं। वन 20 मल्टीप्लाई बाई 20/100, एक ज़ीरो कैंसिल, ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 24 आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये क्या हो गई आपकी 24th पोजीशन, ठीक है, आपकी वाई वैल्यू। अब इस वैल्यू पर जाना है और एक्स की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, तो भाई 24 ये रहा, सही है, क्योंकि ये 20 है, ये 22 होगा, ये 24, 26, 28 और 30। और अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू पर जाके देख लेते हैं, तो ये आपके पास आ रही है 30।
तो जो आपका 20th परसेंटाइल बन गया वो बन गया क्या, 30। और ये क्या है आपकी एक्स वाली वैल्यू। सही है जी। तो ये तरीका था आपका ये सारी वैल्यूज़ निकालने का। कॉन्सेप्ट इसका ख़त्म हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डायग्राम का। बाकी हम इसके पास पेपर्स अगले लेक्चर में देखेंगे।